हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम जो है महिला सुपरवाइज़र से संबंधित कुछ विशेष क्लासेस को करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। उसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये फॉर्म भर लिया होगा। हमारे पहले वीडियो में हमने जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया था। उससे संबंधित बच्चों को एक डाउट था कि उसके लागू होने की जो तिथि है वो हमें 1 नवंबर 2007 लेनी है। जो मैंने पिछले वीडियो में जो है 11 या 7 नवंबर बता दिया था, तो ये 11 या 7 नवंबर नहीं है, इसे 1 नवंबर 2007 ही लेना है। ठीक है, तो आज जो है आज के वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार जब 2021 में महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर हमने देखा खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती दोनों में ही इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं या फिर जहाँ से भी सवाल आने की संभावना है या जहाँ से सवाल बन सकते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट धाराओं को, प्रावधानों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो याद रखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसमें सबसे पहली बात जो हमको जाननी है, जहाँ से सवाल बनने का भी संभावना है, कि धाराओं की जो कुल संख्या है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, धाराओं की कुल संख्या है वो है 10। तो कुल कितने धारा हैं? तो 10 है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही हो जाता है कि कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 10 है। हम सब जानते हैं कि भारत में दहेज का लेना देना, या सिर्फ भारत में नहीं बोला जाए, दक्षिण एशियाई देशों में अगर आप देखेंगे तो दहेज का आपस में आदान प्रदान करना एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है, और एक सामाजिक बुराई है भी। भारत में आप देखें अगर तो डाउरी डेथ्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वर्तमान में जहाँ हमारी लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखें समाज भी बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चला है। पाश्चात्य जो हमारी संस्कृति है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है, पर फिर भी आप देखेंगे मॉडर्न समय में भी दहेज जो है एक सोशल इविल के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दहेज जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब ये बात हो रही है 1961 की। उस समय हम सब जानते हैं कि आज़ाद हुए हमें कुल 14-15 वर्ष ही हुए थे, और दहेज उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार ने संसद के माध्यम से एक अधिनियम पारित कराया, जिसे हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं, जिसमें धाराओं की कुल संख्या जो है वो है 10। तो इसमें एक एक करके देखेंगे कि हम धारा 1 क्या कहता है, धारा 2 क्या कहता है, धारा 9 क्या कहता है, धारा 10 क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं धारा 1 से। धारा 1, हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई अधिनियम पढ़ें, अलग अलग एग्जामों में भी जब पढ़ें, जब सीएमओ का भी एग्जाम आएगा, या फिर अभी एडीओ का एग्जाम आएगा, या अभी आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप धारा 1 पढ़ते हैं किसी अधिनियम का, तो हमेशा याद रखें धारा 1 जो है वो हमेशा ही उस अधिनियम के नाम और उस अधिनियम का कहाँ तक विस्तार है इसके बारे में बात करता है। तो धारा 1 को आप हमेशा याद रखें कि ये जो है ये संक्षिप्त नाम एवं इस अधिनियम के विस्तार के संबंध में बात करता है। तो नाम की जहां तक हम बात करें तो नाम तो यही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर विस्तार की बात करें, इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे तो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि की भी बात इसी में की जाती है, धारा 1 में। तो नाम तो हमने देख लिया कि इस अधिनियम का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। विस्तार अगर देखें तो वर्तमान में जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। वर्तमान में इस अधिनियम का विस्तार जो है ये संपूर्ण भारत में है। ठीक है, ये तो फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 2021 के महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा इसके विस्तार से संबंध में, और इसके विस्तार के संबंध में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर व्यापम जो है एग्जाम में सवाल बनाएगा तो वो 1961 के परिप्रेक्ष्य में सवाल बनाता है। और इस दौरान हमको याद रखना है कि ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। तो वर्तमान में तो ये संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन जब 1961 में से लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जम्मू
कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, संपूर्ण भारत में लागू था। ठीक है, तो आपसे सवाल भी इसी स्टेटमेंट के बेस पे पूछा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी संपूर्ण भारत में लागू है। तो इस स्टेटमेंट को हमको सही लेना है। वैसे वर्तमान में जब से हम जानते हैं कि धारा 370 को समाप्त किया गया, तो सब प्रत्येक अधिनियम जो है वो पूरे भारत भर में जम्मू कश्मीर सहित लागू होते हैं, लेकिन 1961 में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य भारत में लागू होता था। तो इसका विस्तार हम लोग समझ गए। अब बात करेंगे इसके अधिनियमित होने के तिथि की। ये अधिनियमित कब हुआ था? ठीक है, अधिनियमित होने का मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना होता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी विधेयक यानी कि बिल, जब भारत में कोई कानून बनाना होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस बिल को जो है हमें लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के माध्यम से पास कराना होता है। पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना मतलब उसका अधिनियमित होना होता है। अधिनियमित की तिथि को याद रखें, अधिनियमित होने की तिथि है 20 मई 1961। 20 मई 1961 इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि लागू होने की तिथि, कई बार अधिनियमित होने के बाद में फिर वो गजट में प्रकाशित होती है। गजट में प्रकाशित होने के बाद भारत में भर में जो है उसे लागू किया जाता है। तो लागू होने की जो तिथि है, लागू होने की जो तिथि है उसे अगर याद रखें तो वो है 1 जुलाई 1961। तो अभी तक हमने 3-4 फैक्ट्स देखे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित, कि इसमें धाराओं की संख्या कुल 10 है और इसमें धारा 1 जो है इसके संक्षिप्त नाम एवं विस्तार के संबंध में बात करता है। इसके अधिनियमित होने की तिथि 20 मई 1961 है और लागू होने की तिथि 1 जुलाई 1961 है। ऐसे तो ये संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन एग्जाम और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमें ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। अगर ये स्टेटमेंट देता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो धारा 1 में हमेशा इतनी बातें कही जाती हैं, इसको आप याद रखेंगे उम्मीद करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धारा 2 की तरफ। धारा 2 की तरफ तो देखते हैं धारा 2 किस संबंध में बात करता है। तो हमेशा याद रखें, जैसे धारा 1 जो है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार के संबंध में बात करता है, तो वैसे ही धारा 2 जो है हमेशा याद रखें कि धारा 2 परिभाषा की बात करता है। ठीक है, धारा 2 में आप देखेंगे कि दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की परिभाषा दी गई है। तो दहेज क्या होता है अगर इसको समझें, तो दहेज कोई भी कीमती संपत्ति या फिर कोई भी एक संपत्ति या फिर कीमती दस्तावेज या कोई कीमती प्रत्याभूति जो शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, तो उसे हम दहेज कहते हैं। तो इसमें याद रखने लायक बात यह है कि किसी भी एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाएगा तब भी इसे हम दहेज की श्रेणी में रखेंगे। इसका मतलब अगर लड़के वाले भी लड़की को कोई गिफ्ट करते हैं या लड़की वाले जो लड़के को दहेज देते हैं, तो लड़की वाले जो लड़के को दहेज देते हैं सामान्य तौर पे हम इसको जानते ही हैं कि यह दहेज होता है, लेकिन लड़के वाले भी अगर लड़की को कोई दहेज देंगे तो या गिफ्ट देते हैं, कोई कीमती संपत्ति या कोई कीमती दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी दहेज की श्रेणी में आता है। तो एक बार देख लेते हैं दहेज की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, जो धारा 2 में दी गई है। तो याद रखें कि कोई भी संपत्ति, ठीक है, कोई भी संपत्ति या कीमती दस्तावेज या फिर प्रत्याभूति, ठीक है, जो शादी के पहले, ठीक है, शादी के पहले या शादी के दौरान या शादी के बाद एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को
दिया जाता है उसे हम दहेज कहते हैं, उसे हम दहेज कहते हैं। तो याद रखेंगे, ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा जो है वर पक्ष को दिया जाए, इसे जो है वर पक्ष के द्वारा भी दूसरे पक्ष को दिया जा सकता है। इसीलिए इस पे लिखा गया है कि कोई भी संपत्ति या कीमती दस्तावेज या प्रत्याभूति जो शादी के पहले, शादी के दौरान, शादी के बाद एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? दहेज कहेंगे। ठीक है, तो धारा 2 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, धारा 1 और धारा 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम धारा 3 की तरफ चलेंगे। धारा 3 से लेकर के धारा 6 को एक ग्रुप में बांटेंगे और धारा 7 से लेकर के धारा 10 को दूसरे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि इस पूरे अधिनियम में जो है अब दंडात्मक प्रावधान कौन कौन से हैं, या फिर जो आपके नियामकी प्रावधान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम दंडात्मक प्रावधानों को देखेंगे। दंडात्मक प्रावधानों पर नजर डालते हैं, इसमें कौन कौन से अधिनियम आते हैं। तो याद रखें, दंडात्मक प्रावधानों में धारा 3 से लेकर के धारा 6 तक शामिल है, जिसमें सबसे पहले हम धारा 3 पर नजर डालते हैं। तो धारा 3 किस बारे में बात करता है? तो धारा 3 जो है दहेज लेने या दहेज देने दोनों को अपराध घोषित करता है। तो ये भी बात याद रखें कि सिर्फ दहेज लेना ही जो है वो क्राइम नहीं होता है, दहेज देना भी जो है वो एक प्रकार का क्राइम है। तो याद रखें धारा 3 का विषय क्या है, अगर आपसे पूछता है तो याद रखें कि दहेज, यह धारा जो है दहेज लेना एवं दहेज देना, यह धारा जो है दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों को समाप्त करता है या फिर दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह धारा जो है दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों के लिए दंड की घोषणा करता है। ठीक है, दोनों के लिए दंड की घोषणा करता है। ठीक, तो याद रखें, मान लीजिए आप में से किसी की शादी हुई और आपने कोई दहेज दे दिया और बाद में वो अगर रिपोर्ट होता है तो दहेज लेने या फिर दहेज देने दोनों के लिए क्या सजा का प्रावधान है, तो उसे याद रखें। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछा है। तो याद रखेंगे, अगर आप दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं तो धारा 3 के तहत, पिछले बार एक सवाल पूछा कि धारा 3 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 3 के तहत इस अधिनियम के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है तो उसे कितने सजा का प्रावधान है। तो याद रखें, इसके लिए जो सजा है वो न्यूनतम अर्थात मिनिमम 5 इयर्स, कम से कम 5 साल की जेल, 5 साल की जेल या 5 साल का कारावास। इसके साथ ही साथ एवं 15,000 रुपए का जुर्माना, इसके साथ में 15,000 रुपए का जुर्माना। दोनों, अगर आप दहेज देने या लेने के आरोपी पाए जाते हैं तो आपको जो है कम से कम 5 साल की कारावास एवं 15,000 रुपए का जुर्माना। याद रखेंगे कि 15,000 रुपए का जो जुर्माना है, इसके साथ में एक और बात कही गई है कि सजा जो होगी वो न्यूनतम 5 वर्ष एवं 15,000 रुपए जुर्माना या दहेज की राशि दोनों में से जो अधिक हो, दोनों में से जो अधिक हो, अर्थात अगर आपने दहेज लिया या दिया, 5 साल की कारावास तो तय है। अब ये जो जुर्माने की राशि है, मान लीजिए आपने दहेज की जो राशि लेन देन की है वो 15,000 रुपए से कम की है तो आपको 15,000 का जुर्माना लगेगा।
लेकिन अगर आपने 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का लेन देन किया है तो आपको वो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 15,000 रुपए का जुर्माना कम है, तो याद रखें ये अधिनियम लागू होने का समय 1961 था। अब इसीलिए इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि दहेज की राशि 15,000 जुर्माना या दहेज की राशि दोनों में से जो अधिक हो। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स याद रखें। इसके अतिरिक्त एक चीज और याद रखें, जो मुस्लिमों में शादी होती है, मुसलमानों में शादी होती है ना, मुस्लिम्स में जो शादी होती है उस दौरान शरीयत कानून के अंतर्गत जो मेहर की राशि अदा करते हैं वो, है ना, मेहर की राशि यानी कि शादी के दौरान जो बॉन्ड होता है उसमें जो राशि दी जाती है वो दहेज के श्रेणी में शामिल नहीं है। ठीक है, वो दहेज की श्रेणी में शामिल नहीं है। क्लियर। इसके अतिरिक्त याद रखें कि अगर लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता या दोनों के कोई अभिभावक या कोई रिश्तेदार अपनी इच्छा से बिना मांगे, अपोजिट पक्ष के बिना मांगे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई उपहार देना चाहते हैं, कोई तोहफा देना चाहते हैं, तो वो भी दहेज की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखनी है आपको कि भाई अगर कोई चीज़ हमारी संस्कृति में शामिल है, शादी विवाह में जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज, जाति के जो विवाह पद्धति है उसमें अगर कोई सांस्कृतिक रूप से कुछ लेन देन की बात होती है, जैसे बर्तनों का देना या फिर कोई जेवर गिफ्ट कर दिए, कपड़े गिफ्ट कर दिए, तो वो भी दहेज की कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। दहेज वो जो आपने मांग की हो। समझ में आ रहा है? ठीक। तो मुस्लिमों में जो मेहर की राशि होगी उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा याद रखें कि सन 1984 में एक अधिनियम और इसमें शामिल किया गया, एक प्रावधान धारा 3 में और शामिल किया गया और इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1985 को। और ये प्रावधान क्या कहता है कि अगर शादी के दौरान, है ना, अगर शादी के दौरान कोई उपहार का लेन देन होता है, शादी के दौरान कोई उपहार अगर दिए जाते हैं, है ना, उपहार दिए जाते हैं तो उनकी सूची बनानी होगी, उनकी सूची यानी कि लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट में हम क्या क्या नोट करेंगे, तो उपहार क्या दिया गया है वो, ठीक, उपहार का नाम, उपहार देने वाले का नाम, ठीक, उपहार देने वाले का नाम मतलब कि कौन रिश्तेदार हैं या कौन दोस्त यार हैं उनका नाम, और लास्ट में जो है उस पूरी सूची में जो वर होगा और जो वधू होगी दोनों के हस्ताक्षर उसमें रहेंगे। और हस्ताक्षर के अलावा उंगली के निशान या फिर अंगूठे के निशान भी उसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1984 में एक प्रावधान और शामिल किया गया कि शादी के दौरान अगर कोई तोहफा या गिफ्ट दिया जाता है तो उसकी एक सूची बनाई जाएगी। सूची में उस उपहार का नाम, देने वाले का नाम या रिश्तेदार का नाम, और इसके साथ ही साथ में उस सूची के अंत में जो है वर वधू के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। और ऐसा इसलिए ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि भाई ये तोहफे के रूप में ही दिया गया है और ये दहेज का फॉर्म नहीं है। क्लियर है? तो हम सब देखते हैं शादियों में अक्सर जो गिफ्ट आते हैं, तोहफे आते हैं, एक घर के बुजुर्ग जो है उसका लिस्ट जरूर बनाते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में बनाया जाता है, बट वो बहुत काम का होता है। अगर उसको पूरी सूची बनाई जाए और उस पर हस्ताक्षर किया जाए तो ये धारा 3 का ही पालन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग शुरू करेंगे धारा 4। तो यहाँ पर से पिछले साल एक सवाल पूछा था कि दहेज लेने या देने के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान कितने वर्ष का है, तो याद रखेंगे 5 साल का ये प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब धारा 4 शुरू करेंगे हम लोग। चलिए धारा 4 देखते हैं हम। धारा 4, तो देखें धारा 4 जो है, अभी तक हमने देखा धारा 3 में दहेज लेना या देना अपराध घोषित है या उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 3 में है।
धारा 4 में हम देखेंगे कि दहेज की मांग करना को भी अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, सिर्फ मांग करना, अभी दहेज लेन देन की बात नहीं हो रही है। अगर आप सिर्फ दहेज की मांग भी करते हैं तो भी उसे क्या घोषित किया गया है, तो अपराध घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे धारा 4 में दहेज की मांग करना, दहेज की मांग करने के लिए, दहेज की मांग करने के लिए दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान, सिर्फ मांग करेंगे उसके लिए। तो याद रखें अगर आप दहेज की मांग करते हैं तो इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, तो याद रखें न्यूनतम मिनिमम 6 माह से लेकर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास। कम से कम 6 माह की सजा तो होगी ही होगी। अगर कोई लड़का आपको देखने आता है और वो सिर्फ दहेज की भी मांग कर देता है, तो अगर आप शिकायत करते हैं या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि शादी फाइनल हो गया है और बारात आने से पहले या बारात आ जाने के बाद इस बात पर अड़ जाते हैं कि भाई इतना दहेज चाहिए तभी जो है शादी संपन्न होगी, अन्यथा बारात वापस चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो है सजा का जो प्रावधान है वो कम से कम 6 माह, मिनिमम 6 माह, इतना तो होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ वो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल तक का सजा का प्रावधान हो सकता है। और इसके साथ में याद रखें एवं 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना। ठीक, तो ये बहुत आसान धारा है, धारा 4। अगर इसमें सिर्फ आप दहेज की मांग भी करते हैं तो इसके लिए दंड का प्रावधान है, और वो कितना है, तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष और 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक, आगे देखेंगे अब हम लोग धारा 4 का। देखिए धारा 4 क में बताया गया है कि दहेज के प्रलोभन संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध होगा। धारा 4 का कहता है कि दहेज के प्रलोभन संबंधी विज्ञापन, प्रलोभन संबंधित विज्ञापन के लिए दंड, है ना, के लिए दंड। तो अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में, संडे के न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, दैनिक भास्कर अगर निकालेंगे तो पीछे पूरा 1 से 2 पेज भरा होता है जिसमें वर चाहिए, वधू चाहिए, ये पूरा एक मेंशन होता है, जिसमें अक्सर आप देखेंगे कास्ट का मेंशन होगा, उसमें लड़के या लड़की की नौकरी का मेंशन होगा, उसमें लड़कियों के बारे में लिखा रहता है कि गृह कार्य करने में दक्ष है या देखने में सुंदर है, या फिर इस तरीके के डिटेल्स दिए होते हैं। लड़के के बारे में लिखा होता है कि 5 डिजिट या 6 डिजिट में सैलरी है, उसके हाइट, उसके कॉम्प्लेक्शन, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी होती है। तो याद रखें कि ये दहेज के प्रलोभन संबंधी विज्ञापन के लिए दंड जो है वो उस विज्ञापन को प्रतिबंधित नहीं करता है या उस विज्ञापन के लिए दंड जारी नहीं करता है। ये जो है प्रलोभन का मतलब ये होगा कि भाई अगर कोई लड़का पक्ष ऐसा विज्ञापन निकाले कि वो बोले कि भाई लड़का जो है इस जॉब में है, XYZ जॉब में है, या फिर ऐसा उसका व्यवसाय है, या इतनी उसकी संपत्ति है, और लड़की जो हो वो कम से कम 10 लाख रुपए का दहेज दे या 10 लाख रुपए की संपत्ति लाए या फिर एक गाड़ी लाए और जमीन लाए, तब उसकी शादी होगी। तो ये दहेज के प्रलोभन संबंधी विज्ञापन हो गया। और इसके अपोजिट अगर लड़की पक्ष वाले लड़की की शादी करने के लिए ऐसा कोई विज्ञापन निकाल दें कि भाई हमने देखा कि फिलीपींस या इधर के किसी देश में एक राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी के लिए शर्त रखा कि मैं इनको इतना करोड़ रुपए दूंगा जो मेरी बेटी से शादी कर ले, और उनकी बेटी जो है वो समलैंगिक थी तो वो शादी करने को तैयार नहीं थी। तो इस तरीके से अगर कोई प्रलोभन देता है कि मैं अपनी बेटी से शादी करने के एवज में आपको 1 करोड़ रुपए दे दूँ, 50 लाख रुपए दे दूँ, तो ये जो है प्रलोभन संबंधी विज्ञापन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। चलिए हम लोग दोबारा रिज्यूम करते हैं इसे। तो 4 का में जैसे हम लोग देख रहे थे कि दहेज के प्रलोभन संबंधी विज्ञापनों के लिए क्या दंड प्रावधानित होंगे, तो इसको हम लोग समझ गए कि कैसे विज्ञापनों को जो है इस धारा 4 का के तहत दंड के लायक माना जाएगा। तो याद रखें कि इसके लिए कैसे दंड दिए जाएंगे, तो न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास, 6 माह से लेकर के
5 वर्ष तक का कारावास या 15,000 रुपए का जुर्माना, 15,000 का जुर्माना। ठीक, तो याद रखेंगे कि एकमात्र धारा ऐसा है जिसमें कारावास या 15,000 के जुर्माने की बात कही गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ उससे संबंधित विज्ञापन दिए गए थे। ठीक है, तो सजा इसमें हार से 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। अब वो डिपेंड करेगा मजिस्ट्रेट के ऊपर, जो इस मामले की सुनवाई करेंगे वो क्या देना चाहते हैं। तो ये था 4 के बारे में। अब हम लोग देखेंगे धारा 5। धारा 5 क्या कहता है, तो चलें आगे बढ़ते हैं धारा 5 की तरफ। देखिए धारा 5 किस बारे में बात करता है, तो धारा 5 जो है वो कहता है कि दहेज संबंधित कोई करार, दहेज संबंधित कोई करार शून्य घोषित होगा, शून्य घोषित होगा। ये करार क्या होता है भाई, तो मान लीजिए शादी से पहले ही कोई करार कर लिया गया है वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में। ठीक है, वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में कोई करार कर लिया गया है कि शादी तभी होगी जब इतने संपत्ति या इतने दहेज का लेन देन होगा। तो ऐसे चीज़ को हम करार बोलेंगे जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसमें कुछ लिखा पढ़ी हो। और इस करार के बारे में अगर मजिस्ट्रेट तक केस पहुंचता है तो उसे क्या घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। शून्य का मतलब ऐसे करार को उसी समय नल एंड वॉइड यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा और ऐसे करार की कोई मान्यता नहीं होगी। विशेष तौर पर याद रखें कि इस ऐसे किसी करार के लिए कोई भी सजा का प्रावधान या दंड का प्रावधान हमारे इस अधिनियम में नहीं किया गया है। क्लियर है, तो धारा 5 में इतनी ही बातें कही गई हैं। धारा 5 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे धारा 6 की तरफ। तो देखते हैं धारा 6 क्या कहता है। तो देखें धारा 6 जो है, धारा 6 कहता है कि दहेज की जो संपत्ति होगी, दहेज की संपत्ति, दहेज की संपत्ति पर लड़की, है ना, दहेज की संपत्ति पर लड़की या उसके बच्चों का अधिकार होगा, लड़की या उसके बच्चों का अधिकार होगा, लड़की या उसके बच्चों का अधिकार होगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर दहेज से संबंधित कोई संपत्ति दी गई है तो उसका अधिकारी कौन होगा, लड़की या फिर उसके बच्चे। क्लियर है, तो देखें इसमें कुछ और डिटेलिंग है धारा 6 में। इसमें यह भी बात कही गई है कि दहेज की अगर कोई संपत्ति शादी के पूर्व ही दे दी गई है, तो जैसा कि हम लोग धारा 6 में देख रहे थे कि दहेज की संपत्ति पर लड़की या उसके बच्चों का अधिकार होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें और क्या दंड आदि का प्रावधान किया गया है। तो याद रखें, अगर कोई दहेज की संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु शादी के पूर्व दी गई है, ठीक है, तो इसे वापस कब तक करना होगा। अगर शादी के दौरान दी गई है, शादी के दौरान दी गई है तो इसे कब तक वापस करना होगा, या शादी के बाद दी गई है तो इसे कब तक वापस करना होगा, या फिर लड़की के अल्पवयस्क होने के दौरान यानी कि माइनर होने के दौरान दिया गया है, मान लीजिए माइनर होने के दौरान दिया गया है, तो इसे कैसे वापस करनी होगी या किसे वापस देना होगा। तो याद रखेंगे, अगर शादी के पूर्व ही कोई संपत्ति दे दी गई है तो उसे याद रखें कि शादी की तिथि के 3 माह के भीतर उसे वापस करना होगा। अगर शादी के दौरान दी गई है तो शादी की तिथि के अगले दिन से, शादी की तिथि के अगले दिन से 3 माह के भीतर, अगले दिन से 3 माह के भीतर उसे वापस करना होगा। ठीक,
इसी प्रकार याद रखें कि अगर दहेज की कोई रकम लड़की के अल्पवयस्कता के दौरान ही दे दी गई है, अगर लड़की 18 वर्ष की नहीं हुई थी और तभी जो है दहेज की संपत्ति दे दी गई है, तो उस संबंध में एक चीज याद रखें कि लड़की के वयस्क होने के तुरंत बाद, लड़की के वयस्क होने के तुरंत बाद या होने पर उसे वह संपत्ति लौटाई जाएगी, वह संपत्ति लौटाई जाएगी। क्लियर है? वह संपत्ति लौटाई जाएगी। मान लीजिए ये तीनों स्थिति तो क्लियर है। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखते हैं कि अगर शादी के 7 वर्ष के भीतर लड़की की अगर मृत्यु हो जाती है, लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखेंगे ऐसे में यह सारी संपत्ति किसे जाएगी? तो उसके बच्चों को जाएगी, उसके बच्चों को दी जाएगी। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि 7 साल के अंदर ही मृत्यु हो रही है, तो बच्चे तो अभी छोटे होंगे, माइनर होंगे। तो बच्चे अगर माइनर होंगे तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे कि बच्चों के माइनर होने की स्थिति में किसी ट्रस्ट को यह संपत्ति दे दी जाएगी, और जैसे ही बच्चे बड़े होंगे ट्रस्ट वापस संपत्ति जो है बच्चों को लौटा देगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में लड़की के माँ या पिता को, यानी माँ या बाप को वो संपत्ति हस्तांतरित हो जाएगी। क्लियर है? तो धारा 6 बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, याद रखें। इसमें क्या कहा गया है कि दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? तो लड़की या उसके बच्चों का। अगर कोई दहेज की संपत्ति शादी के पूर्व दी गई है तो उसे शादी के तिथि के 3 माह के भीतर लौटाना होगा, वापस करना होगा। शादी के दौरान दी गई है तो शादी की तिथि के अगले दिन के 3 महीने के भीतर लौटाना होगा। अगर लड़की अल्पवयस्क थी और उसे कोई संपत्ति दी गई है दहेज के रूप में, तो उसके वयस्क होने पर उसे संपत्ति लौटाई जाएगी 7 वर्ष के भीतर। ये 7 वर्ष ही क्यों है? तो याद रखें दहेज प्रताड़ना का जो केस है वो शादी के 7 वर्ष तक ही जो है आप कर सकते हैं, उसके बाद दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज नहीं होता है। तो 7 वर्ष के भीतर लड़की की मृत्यु अगर हो जाती है ना, ये जो अगर ये डाउरी डेथ है ना, तो ऐसी स्थिति में उसके संपत्ति जो है उसके बच्चों को जाएगी। अब 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो रही तो बच्चे छोटे होंगे, तो ऐसे में किसी ट्रस्ट को चली जाएगी और वो ट्रस्ट जो है बच्चों के बड़े होने के बाद वो संपत्ति लौटा देगा। अगर बच्चे नहीं थे, बिल्कुल तुरंत ही डेथ हो गई मान लीजिए शादी के बाद, कई बार ऐसे भी मामले आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संपत्ति लड़की के माँ बाप को लौटा दी जाएगी। ठीक है? याद रखें अगर समय सीमा के भीतर ये संपत्ति लड़की को या संबंधित व्यक्ति को नहीं लौटाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है कम से कम 6 माह, न्यूनतम 6 माह से लेकर के 2 साल, न्यूनतम 6 माह से लेकर के 2 साल एवं 15,000 रुपए का जुर्माना। 6 माह से लेकर के 2 साल एवं 15,000 रुपए का जुर्माना, सिर्फ ये संपत्ति नहीं लौटाने के लिए। क्लियर है? तो मेरा ख्याल है अभी तक हम जो दंडात्मक प्रावधान देख रहे थे धारा 3, 4, 4 का 5 और 6 क्लियर है। धारा 3 में हमने देखा दहेज लेने या देने के लिए क्या सजा होगी, तो कम से कम 5 साल और 15,000 रुपए का जुर्माना, या फिर जो दहेज की रकम होगी, राशि होगी, दोनों में से जो अधिक होगा। धारा 4 में हमने देखा कि दहेज की मांग करने पर क्या सजा दी जाएगी, तो 6 माह से 2 वर्ष एवं 10,000 रुपए का जुर्माना। धारा 4 का 5 और 6 भी हमने देख लिया। धारा 6 में हमने देख लिया कि दहेज की संपत्ति पर लड़की या उसके बच्चों का अधिकार होगा। धारा 4 का में हमने देखा कि कोई विज्ञापन, प्रलोभन संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं तो उस पर कैसे प्रावधान लगाया जाएगा या उस पर क्या। तो जैसे कि हम लोग दंडात्मक प्रावधानों को कंप्लीट कर चुके हैं जो धारा 3 से लेकर के धारा 6 तक था। इसमें हमने देखा धारा 3 में कि भाई दहेज देने या लेने के संबंध में क्या दंड है, तो न्यूनतम 5 वर्ष एवं 15,000 रुपए का जुर्माना। वहाँ पे सूची बनाने संबंधित प्रावधान था और मेहर देने को जो है या कोई गिफ्ट या उपहार देने को जो है दहेज की श्रेणी में नहीं रखा गया था। धारा 4 में हमने देखा कि भाई दहेज की मांग करना भी अपराध होगा और उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए जुर्माने की बात भी कही गई है। धारा 4 क में हमने देखा कि भाई धारा 4 का ये कहता है कि दहेज के प्रलोभन संबंधी अगर कोई विज्ञापन दिए जाते हैं
तो ऐसे विज्ञापन के लिए भी आपको दंड देने का प्रावधान है, जिसमें 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना। धारा 5 में हमने देखा कि भाई अगर दहेज संबंधित कोई करार किया जाता है तो वो भी क्या होगा, तो वो भी दंडात्मक प्रावधान होगा, दंड उसमें भी दिया जा सकता है। हालांकि धारा 5 में जो करार के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन उस करार को शून्य करने की बात कही गई है। धारा 6 में हमने देखा कि दहेज संबंधित कोई संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है तो उस पर अधिकार लड़की का होगा, और लड़की के नहीं रहने या लड़की के अनुपस्थिति में जो है उसके बच्चों को वो अधिकार दिया जाएगा। अब बारी है नियामकी प्रावधानों की, जिसमें हम एक एक करके धारा 7 से लेकर के धारा 10 तक के जो प्रावधान हैं उनको आराम से समझते हैं। तो सबसे पहला जो धारा है धारा 7, धारा 7 ये कहता है कि दहेज संबंधित जो अपराध होंगे, है ना, दहेज संबंधित अपराधों में सुनवाई का अधिकार। तो भाई सावधानी से समझते हैं कि ये अधिकार किसके पास होगा। अगर आपने पिछला अधिनियम सावधानी से पढ़ा है तो आप सबको आपने 2 टर्मिनोलॉजी से आप परिचित होंगे कि छोटे शहरों में अगर दहेज संबंधित कोई अपराध पंजीबद्ध होता है तो ऐसे मामलों में सुनवाई जो है वो करेंगे JMFC, जॉइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, ठीक है, जॉइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, ठीक है। अगर ये मेट्रो सिटीज की बात है, बड़े शहरों की बात है, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगे, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक, मजिस्ट्रेट, तो ये सुनवाई करेंगे बड़े शहरों में। देखिए ये जो JMFC हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर आप जिले में देखें तो 3 श्रेणियों में जज होते हैं। एक होते हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जॉइंट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अगर आप PSC के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो आप जॉइंट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनते हैं और उसके बाद आप प्रमोट होकर के JMFC में जाते हैं। याद रखें, इसमें यह बात कही गई है कि दहेज संबंधी अपराधों में सुनवाई का अधिकार JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर के जजों का होगा, या उसके ऊपर के जजों का होगा, उससे नीचे नहीं, ठीक है, उससे नीचे के जज इस मामलों में सुनवाई नहीं कर सकते। तो यह है धारा 7। अब हम लोग देखेंगे धारा 8 किस बारे में बात करता है। तो धारा 8 जो है आप पाएंगे कि इस अपराध के नेचर के बारे में बात करेगा। धारा 8 में एक एक करके समझते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। धारा 8, तो धारा 8 जो है सबसे पहली बात जो कहता है वो ये कि दहेज संबंधी अपराध जो होंगे, दहेज संबंधित अपराध संज्ञेय होंगे, संज्ञेय घोषित होंगे, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का मतलब सीरियस नेचर के क्राइम, अर्थात गंभीर प्रवृत्ति के अपराध, जिनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। इनके लिए अक्सर हार्श पनिशमेंट का प्रावधान होता है। दूसरा इसमें बात कही गई है कि यही जो दहेज संबंधित प्रावधान है या दहेज संबंधित जो अपराध है वो अस्मनीय होंगे, ठीक है, वो अस्मनीय होंगे। इसका क्या मतलब होता है भाई, ऐसे मामलों में आप जो है न्यायालय के बाहर, अगर ऐसे मामले एक बार पंजीबद्ध हो जाते हैं तो ऐसे मामलों में न्यायालय के बाहर आप आपसी समझौते से मांडवली करके इन मामलों को रफा दफा नहीं कर सकते। इस मामले में फिर कोर्ट ही सुनवाई करेगी और कोर्ट के फैसले को आपको मानना होगा, ठीक है। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कि दहेज संबंधी अपराध जो होंगे वो गैर जमानती होंगे। और चौथी बात जो कही गई है, ऐसे मामलों में बिना वारंट के अरेस्ट या गिरफ्तारी जो है वो
की जा सकेगी। ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकेगी। गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका यह मतलब होता है कि गैर जमानती अर्थात ऐसे मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको जमानत नहीं दिया जा सकता। और बिना वारंट के गिरफ्तारी, जैसे कि आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 20, 21, 22 में कि भाई जब आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती है तो जो है उसे वारंट शो करना आवश्यक है, लेकिन दहेज संबंधी मामला अगर पंजीबद्ध होता है तो बिना वारंट के भी आपको क्या किया जा सकेगा, गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो ये तो हो गई धारा 8 की बात। अब हम लोग देखेंगे धारा 8 का किस बारे में बात करता है और 8 ख किस बारे में बात करता है। थोड़ा सा बच गया। कॉल आता है? हाँ कॉल आ रहा है? नहीं, क्यों हूँ? चलिए अगली जो हमारी धारा है वो है धारा 8 का। धारा 8 का में जो बात कही गई है वो ये है कि इसमें जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हाथों पे होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ कहने का मतलब क्या होता है, जनरली जब कोई अपराध जो है जब पंजीबद्ध होता है तो उसमें अपराधी को अपराधी साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है, साक्ष्य जुटाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सामान्य तौर पर पुलिस की होती है। लेकिन दहेज संबंधी मामलों में आपको याद रखना है कि अपराधी जो होगा उसे खुद को निर्दोष करने की जिम्मेदारी वो अपराधी की होगी। समझ में आ रहा है? मतलब अपराधी साक्ष्य जुटाएगा कि भाई मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई दहेज नहीं लिया। तो याद रखेंगे 8 का में बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा, तो अपराधी के ऊपर। ठीक है, अपराधी के ऊपर, ठीक, या फिर अभियुक्त के ऊपर आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये आरोप जो हैं लगाए गए हैं, इसी को आप आरोपी भी कह सकते हैं। आरोपी के ऊपर कह सकते हैं, अपराधी कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा क्योंकि अभी वो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, तो आरोपी के ऊपर जो है ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग धारा 8 का के बारे में, 8 ख के बारे में, अर्थात 8B। इसमें जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी के नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, धारा 8 का जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी के नियुक्ति की बात करता है। धारा 8 ख कहता है कि भाई दहेज संबंधी अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार जो है एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी। कौन करेगा भाई नियुक्ति? तो याद रखेंगे राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। क्लियर है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, तो दहेज संबंधी अपराधों को रोकना। अगर ऐसे अपराध जो है वो घटित हो गए हैं तो भाई उसके संबंध में साक्ष्य जुटाना, अपराधी को पनिशमेंट तक या जेल तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये था पूरा धारा 8। अब बच गए हैं 2 धारा, धारा 9 और धारा 10। तो देखते हैं धारा 9 और धारा 10 किस बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि धारा 9 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम से संबंधित, दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित कोई नियम अगर बनाना है तो केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत बनाएगी और राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत बनाएगी। तो धारा 9 में कहा गया है कि केंद्र सरकार धारा 9 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित नियम बना सकती है। नियम बना सकती है। समझ में आ रहा है इसमें क्या बात कही गई है? तो धारा 9 में ये कहा गया है कि भाई दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो हमने पारित कर दिया, अब इसके संबंध में कोई नियम बनाना है तो नियम अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो धारा 9 के तहत बनाएगी, और यही नियम अगर राज्य सरकार बनाएगी तो अच्छे से याद रखें कि राज्य सरकार जो है यही नियम कौन से अधिनियम के तहत बनाएगी, तो भाई धारा 10 के तहत बनाएगी। और इसी धारा का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 बनाया है, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम समाप्त होता है। इसमें ज़्यादा और अगर आपको कमांड बनाना है तो आपको ज़रूर MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको आपकी तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है और हम कैसे आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, इसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।